जय हिंद एवरीवन। एसएसबी क्रैक एग्जाम चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं रूबी ठाकुर आई हूं आप सबके सामने एक और करंट अपडेट टॉपिक लेकर। तो जैसे कि हम सब जानते हैं, आज के टाइम पर सबसे ज्यादा जो न्यूज चल रही है दैट इज अबाउट G20। तो आज का हमारा लेक्चर उसी के रिलेटेड है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। तो देखिए, हम सब जानते हैं कि 9 सितंबर 10 सितंबर हमारा G20 का फाइनल समिट होने वाला है। तो बात कुछ उसी के रिलेटेड है। बात यह है कि जब G20 की प्रेसिडेंसी हमारे इंडिया के पास आई थी, उस टाइम पर एक बात की थी मोदी जी ने, वो थी अफ्रीकन यूनियन को इसका पार्ट बनाने का। तो ये सारा का सारा लेक्चर आज उसी के रिलेटेड है। हम देखेंगे कि क्या वो तो आने वाले वक्त में पता लगेगा हमें समिट के बाद, क्या अफ्रीकन यूनियन उसका पार्ट बनता है या नहीं बनता है। लेकिन कुछ और चीजें कि बाकी लोगों का या क्या कॉम्प्लेक्सिटीज हैं पर्टिकुलरली अफ्रीकन यूनियन को लेके। तो चलिए चलते हैं आगे। तो ये समझाते हैं सितंबर 9-10 को हमारा क्या है, हमारा फाइनल G20 समिट होने वाला है। अब जो बात चल रही है, जो आज हम डिस्कस करेंगे, वो बात चल रही है कि G20 को अब हम G21 में ट्रांसफॉर्म कर दे। और इसकी पहल किसी और नहीं, हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने ही इसकी बात की गई है। तो बात यही है कि जो हमारा अफ्रीकन यूनियन है उसको फुल टाइम मेंबर बनाया जाए। और ये बात कहां से आई है, हमारे इंडिया की तरफ से ही ये पर्टिकुलर बात आई। और अगर इसको देखा जाए कि क्यों हमें ये करना है, कि इसकी जरूरत क्या है, तो सारा का सारा रीजन क्या है, पूरे की पूरी जब भी हम देखते हैं, हम मोदी जी की बात करते हैं तो वो बोलते हैं कभी ईस्ट की तरफ भी। तो पर्टिकुलरली जब अफ्रीकन यूनियन की बात आएगी तो बात आ रही है कि ग्लोबल साउथ को एक एम्पावर करने के लिए। तो चलिए आगे हम देखेंगे सारी की सारी डिटेल्स। लेकिन उन सबसे पहले हम जानते हैं बेसिकली ये अफ्रीकन यूनियन है क्या। आगे की बात बाद में। तो देखिए, 55 मेंबर स्टेट्स जो कि सारे हमारे अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के पार्ट्स हैं, उनका एक समूह, इन पर्टिकुलर सारी कंट्रीज का एक ग्रुप, उसको हम बेसिकली क्या बोलते हैं, अफ्रीकन यूनियन। और अगर देखा जाए कि इसको क्यों बनाया गया था, तो वो हमारी पर्टिकुलर कॉन्टिनेंट, अफ्रीका कॉन्टिनेंट की यूनिटी के लिए, सॉलिडेरिटी के लिए, सबका एक साथ काम करने के लिए इस पर्टिकुलर चीज को बनाया गया था। और ये कब पिक्चर में आया था, 1999 में, 1999 में ये पर्टिकुलरली पिक्चर में आया था। ऐसा नहीं है कि उससे पहले ऐसा कुछ भी नहीं था या कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं थी। इससे पहले जो ऑर्गेनाइजेशन थी दैट वाज अफ्रीकन यूनिटी। तो इसको किसी ने अगर रिप्लेस किया तो किसने किया, हमारी अफ्रीकन यूनियन ने। और इसके अंडर क्या है, हमारा 55 मेंबर स्टेट्स हैं जो सारे के सारे इसके पार्ट्स हैं। तो बात आती है कि इसकी जरूरत क्या है। तो जरूरत क्या है, जैसे कि हमने अभी एक बात की, दैट इज द वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ। अगर आपको याद आ रहा होगा तो जनवरी में जब हमारे इंडिया ने इस पर्टिकुलर प्रेसिडेंसी को, G20 की प्रेसिडेंसी को स्टार्ट किया था, उस टाइम पे जनवरी मंथ में ही एक वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट हुआ था, एंड जिसमें अफ्रीकन यूनियन ने बहुत बढ़ चढ़कर इसमें भाग भी लिया था। तो मोदी जी ने उसी के बाद एक बात कही थी कि जो हमारी ये कंट्रीज हैं या जो अफ्रीकन यूनियन कंट्रीज हैं, इनके साथ भी इनके डेवलपमेंट में भी हमें इनका सहयोग करना चाहिए। पॉइंट इज सर, बिकॉज हमें पता है कुछ वर्ल्ड लीडिंग पावर्स है जैसे कि यूएस हो गया, उन सब से हटके या कुछ चीजों को हटा के हमारे अफ्रीका में बहुत सारी वल्नरेबल कंट्रीज है, डिसएडवांटेजेस सेक्शंस है, कंट्रीज है। खासकर अभी जो दो इवेंट्स हुए, जैसे हमारे कोविड आया, उस टाइम पे भी हमने देखा कि इंडिया ने अफ्रीकन कंट्रीज की बिल्कुल हेल्प की थी, जैसे वैक्सीन मैत्री जैसे स्टेप्स लिए थे इंडिया ने। तो उन्हीं सब चीजों को ध्यान रखते हुए मोदी जी की ये पहल आई है कि पर्टिकुलरली अफ्रीकन यूनियन को भी हमें G20 में शामिल करना चाहिए, ताकि एक ओवरऑल डेवलपमेंट जो हम बाकी अभी के लिए G20 कंट्रीज में देख रहे हैं, तो जो ये कंट्रीज हैं जो डिसएडवांटेज है या लेफ्ट ओवर कंट्रीज हैं, इनके ऊपर भी काम किया जाए। तो सबसे पहले इंडिया का जो से है, जो भारत का इसमें कहना है, वो यही है, जो मैं इतनी देर से मैं आपको बोल भी रही हूँ, दैट इज द वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ। ठीक है, तो वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ की जो हमारी साउथ कंट्रीज है या ग्लोबल साउथ, देखो कॉन्टिनेंट्स की जो प्लेसमेंट है उसके हिसाब से नाम रखा गया है। तो एक चीज जो बार बार बोली गई, दैट वाज द सर्व जना हिताय या सर्व जना सुखाय। इसका मतलब फॉर द वेलफेयर ऑफ ऑल, फॉर द हैप्पीनेस ऑफ ऑल, सबके वेलफेयर के लिए और सबकी खुशी के लिए हमें काम करना चाहिए। सो दिस वाज द बेसिकली अ मेन से, या इंडिया का जो कहना है या जो इंडिया ने अपनी बात रखी है कि क्यों हम चाहते हैं कि अफ्रीकन यूनियन को इस पर्टिकुलर ग्रुप में, G20 ग्रुप में सबमिट किया जाए या इसको इसमें इंक्लूड किया जाए। लेकिन अब देखते हैं कि क्या कुछ कॉम्प्लेक्सिटीज भी हैं, बिल्कुल है, जहां पे अगर पॉजिटिव आउटकम्स है कि डेवलपमेंट होगा,
ठीक है, जो हम बाकी कंट्रीज के लिए काम कर रहे हैं वो इन कंट्रीज के लिए भी काम होगा, बट देयर आर सम कॉम्प्लेक्सिटीज ऑल्सो। और सबसे पहली कॉम्प्लेक्सिटी जो आती है दैट इज द साइज ऑफ द अफ्रीकन कॉन्टिनेंट। बोला जाता है कि एक अफ्रीका जो है दैट इज अ वेरी लार्ज कॉन्टिनेंट, तो ऑफकोर्स चैलेंजेस भी बहुत ज्यादा होंगे, चाहे वो इकोनॉमी को लेके या कम्युनिटीज की डाइवर्सिटी को लेके, बिकॉज इतनी सारी कंट्रीज का समूह है तो सबका एक मत किसी चीज पे आना बहुत बड़ी टफ बात है। हो सकता है एक कंट्री किसी चीज पे सेटिस्फाई करे या 50 की 50 कंट्री सेटिस्फाई कर जाए, लेकिन कोई तीन अपना कल्चर या अपनी डाइवर्सिटी को देखते हुए किसी चीज पे सहमत ना हो पाए। दूसरी बात, जो हमारी अफ्रीकन यूनियन है एक पॉलिटिकली कोहेसिव यूनिट भी नहीं है, तो इसके चक्कर प्रॉब्लम अगर हम देखें तो अगर हम कुछ कंट्रीज का एग्जांपल भी लो जो हमने अभी लेटेस्ट देखा भी है करंट अफेयर्स में, दैट इज रिलेटेड टू कि हर एक कंट्री का अपना एक अलग इशू है। जैसे कि सूडान में हम देखते हैं, सूडान का हमने देखा था रिसेंटली कि मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत ज्यादा पिक्चर में आए थे। तो अब हो नहीं सकता ना कि हम कोई इंटरनेशनल लेवल पे कोई चीज अप्लाई करें। तो अगर हम अफ्रीकन यूनियन पूरी की पूरी, हो सकता है उस पर्टिकुलर अफ्रीकन यूनियन की जो पर्टिकुलर कंट्री पार्ट है उसको उस चीज का इशू ही ना हो, हम एनवायरमेंट पे काम कर रहे हैं, हम बाकी प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं, लेकिन सूडान को तो इशू अपने मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट का है। सेम एज रवांडा है, रवांडा में क्या है, पॉलिटिकल कंस्ट्रेंट्स है। देन मोरक्को और अल्जीरिया अभी तक अपना टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स पे काम कर रहा है। तो बोलने का मतलब उनका यही है, जो हमारा कॉम्प्लेक्सिटीज आ रही है अफ्रीकन यूनियन को लेके वो यही आ रही है कि इतना बड़ा है, इतना वास्ट और इतनी ज्यादा कंट्रीज इसकी पार्ट है, तो द पॉइंट इज कि हर एक का अपना एक अलग इशू है। सो दिस वाज द वन रीजन। सेकंड, वन मोर थिंग कि हमें पता है कि जो अफ्रीकन यूनियन के अंदर 8 रीजनल इकोनॉमिक कमिटीज काम करती हैं, ठीक है, तो उनका भी एक अपना प्रोसीजर होगा, अपना एक नॉर्मल उनका काम करने का तरीका होगा। तो बेसिकली वो जो स्ट्रक्चरल वहां पे जो फॉर्मेशन है उस चीज का भी इशू आ सकता है। ठीक है, जब वो G20, तो इंटरनल डायनेमिक्स जिसमें हम बात कर रहे हैं, बेसिकली अगर आप स्लाइड में देखेंगे भी, सो आई जस्ट मेंशन वन थिंग कि इंटरेस्ट ऑफ द एयूज इंटरनल डायनेमिक्स, बिकॉज हर एक ऑर्गेनाइजेशन का अपना एक तरीका होता है। सो दिस इज द वन मोर कॉम्प्लेक्सिटी जो हमें देखने को मिल सकती है। एक और चीज जो आया था, देखिए कुछ कंट्रीज ऐसी हैं इंडिया की, बेसिकली दो कंट्रीज जो एयू की तो पार्ट है लेकिन उनको यूनाइटेड नेशंस रिकॉग्नाइज नहीं करता है। जैसे कि एक है सोमालीलैंड और एक है सराई अरब डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, जिसको हम SADR से भी बोलते हैं। द पॉइंट इज कि SADR को यूएन तो नहीं रिकॉग्नाइज करता है, इवन इंडिया भी इसको रिकॉग्नाइज नहीं करता है, सोमालीलैंड को यूएन भी रिकॉग्नाइज नहीं करता है। सो द पॉइंट इज जिन कंट्रीज को यूनाइटेड नेशंस ही रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा है, तो क्या उनको इस पर्टिकुलर यूनियन में मिला के या G20 में मिलाना सही होगा? तो ये कुछ आर्ग्यूमेंट्स हैं जो बाकी सब की तरफ से आ रहे हैं, या जो कॉम्प्लेक्सिटीज हैं, चाहे वो साइज को लेके हो, चाहे डाइवर्सिटी को लेके हो, इन सब चीजों पे ऑफ कोर्स बात तो हो रही है। यू नेवर नो, अब देखिए क्या होता है, समिट के बाद ही हमें सारी की सारी पिक्चर लगेगी। सो द पॉइंट इज, अगर इन केस ये एडिशन हो जाता है तो ऑफ कोर्स दिस विल बी अ भारत मूवमेंट। रीजन बीइंग क्योंकि इसकी पहल, इसकी स्टार्टिंग किसने की थी? हमारे मोदी जी ने ही की थी। एंड उनका जो मेन पर्सपेक्टिव था इस पर्टिकुलर को इंक्लूड करने का, दैट वाज टू एम्पावर या पर्टिकुलरली फोकस करने के लिए किसको? हमारे ग्लोबल साउथ को। जैसे हम एशियान में देखते हैं तो हम बोलते हैं एक्ट ईस्ट पॉलिसी, तो ईस्ट की तरफ मींस इंडिया इस टाइम पे अपना हर नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट हर डायरेक्शन में अपने जो रिलेशंस है वो ठीक करना चाहता है, वहां पे उनके लिए काम करना चाहता है। तो द पॉइंट इज, अब ये जो एशियन वाला हमने देखा था दैट वाज फॉर ईस्ट, तो जो अब हम अफ्रीका का केस कर रहे हैं दैट इज फॉर साउथ। तो अब देखते हैं कि क्या होगा, लेट्स वेट फॉर द पर्टिकुलर रिजल्ट्स। वो तो अब हमारा समिट जब कंक्लूड होगा तभी हमें पता लगेगा। एंड द रीजन इज, इन केस ऐसा कुछ हो जाता है तो इट विल बी अ सिंबॉलिक एंड साइकोलॉजिकल विक्ट्री विद सब्सटैंटिव आउटकम्स एज G21। हो सकता है अगले साल से जब आप पढ़े, प्रेसिडेंसीज पढ़े, इस साल जितना हमने G20 डिस्कस किया है, हो सकता है नेक्स्ट ईयर से इट विल बी G21। सो यू नेवर नो, so that we will see after the summit. So that's all for the particular lecture। अफ्रीकन यूनियन क्या होता है ये हमने डिस्कस कर लिया, एंड किसने इस पर्टिकुलर अफ्रीका यूनियन को G20 में इंक्लूड करने की बात किसने की थी ये भी हमने देखा, एंड द प्लस कॉम्प्लेक्सिटीज क्या है पर्टिकुलर अफ्रीका यूनियन को एंटर करने की, ये भी हमने डिस्कस कर लिया। सो दैट्स ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर लेक्चर। तो भी आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, तो हमारा जो SSB क्रैक एग्जाम, SSB इंटरव्यू की ऑनलाइन तैयारी कराता है। सो आप इनके बैचेस ज्वाइन कर सकते हैं। प्लस अभी आपको स्क्रीन पे दिख रहे होंगे कुछ कोर्सेज जो तैयारी कराते हैं, सारे के सारे हमारे डिफेंस एग्जाम्स की। तो अब जिस भी डिफेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, या आपके फ्रेंड्स या फैमिली मेंबर्स कोई भी तैयारी कर रहे हैं,
आप प्लीज उनको सजेस्ट कीजिए, बिकॉज ये बहुत ही ज्यादा अफोर्डेबल रेट्स पे आपको कोर्सेज अवेलेबल हैं। देन तो और जब भी आप किसी कोर्स को एनरोल करेंगे उस पर्टिकुलर टाइम पे वॉरियर 10 कोड लगाना आप बिल्कुल ना भूलें। जैसे ही आप वॉरियर 10 कोड लगाएंगे उस टाइम पे आपको उस पर्टिकुलर कोर्स के अमाउंट में 10% का ऑफ मिल जाएगा। सो दैट्स ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर लेक्चर। थैंक यू सो मच। जय हिंद। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।